नमस्कार, मैं आपका सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आपके बीच। उम्मीद है आपने इसको अब तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी आप करते होंगे। आज मैं एक ऐसे मुद्दे की पृष्ठभूमि बनाने जा रहा हूँ जो अब तक अनकही है, अनसुनी, मेरी आंखों देखी बातें। मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 1994 की। काला दिन है हमारे लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है और हम सबके प्रिय बापू महात्मा गांधी का भी जन्म दिवस है। इस नाते उनको मैं ज़रूर आज नमन करना चाहता हूँ, मगर आपके साथ आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो अब तक मैंने कहीं सार्वजनिक रूप से कही नहीं है। मेरे सीने में वो जज्ब थी, मैंने उन क्षणों को देखा है, उन क्षणों को भोगा है। मैं उन क्षणों का, उन दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों का साक्षी हूँ। मेरे सामने वो घटी है। सब जानते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि 25 सितंबर को मुलायम सिंह जी के साथ मेरा और मेरे 2-3 साथियों का बहुत ज़बरदस्त झड़प हुई थी इस बात को लेकर के कि आप रैली को नहीं रोकेंगे, मगर उन्होंने तय कर रखा था कि रैली रोकूंगा। वो रैली जो 2 अक्टूबर के दिन राजघाट पर दिल्ली के केंद्रीय सरकार को ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रही थी कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए और उत्तराखंड राज्य से कम किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। और उसमें इंद्रमणि बडोनी जी, उत्तराखंड क्रांति दल के अन्य लोग, उत्तराखंड संघर्ष समिति, राज्य निर्माण संघर्ष समिति, उनके लोग, राजनीतिक दलों के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, सभी थे उसमें। पर ज़्यादातर लोग वो थे जो जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था, जो सिर्फ उत्तराखंड राज्य के हिमायती थे। छात्र, नौजवान, महिलाएं, वकील, बहुत बड़ी तादाद में, व्यापारी, विक्रम ऑटो संघ वाले, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। मजदूर उसमें शामिल थे, विभिन्न मजदूर संगठन उसमें शामिल थे। तो दिल्ली जाने की बात थी, लोग दिल्ली जा रहे थे, तैयारियां चल रही थी। हम देहरादून लौट करके आ गए थे। तभी एक दिन सुबह सुबह 5 बजे मेरे घर पर एक विक्रम आकर के रुका और उसमें एक दीवान जी और 6 कांस्टेबल ये मेरे घर में हथियारों के साथ उतरे। बोरिया बिस्तरा भी उनके साथ था, बिस्तरबंद कपड़े और बाकी सामान को, संदूक वगैरह भी थे। मैंने कहा हाँ भाई बताइए। कहने लगे साहब वो आपकी सुरक्षा के लिए आपको हमें भेजा है लखनऊ से। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई सुरक्षा ना चाहिए, ना मैंने मांगी। कहने लगे साहब 1-6 की गारद है, आप जगह बता दो, टेंट कहाँ लगाना है, टेंट लगा के हम लोग यहाँ रहेंगे और सुरक्षा के हिसाब से फिर यहाँ रजिस्टर रहेगा। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, मैंने नहीं मांगा, मुझे इतनी सुरक्षा नहीं चाहिए। बहरहाल वो कहने लगे साहब लखनऊ से भेजा है, हमारा तो कोई कसूर नहीं। तो मैंने RI जो रिज़र्व इंस्पेक्टर होते हैं लाइन में, उनसे बात करके मैंने कहा इनको फ़िलहाल तो अपने यहाँ रखिए, फिर मैं करता हूँ, मैं तो इनको अपने साथ रखूँगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो पहले से ही एक हेड कांस्टेबल हैं, 9mm कार्बाइन लेकर के वो रहते हैं, बहुत मुस्तैद हैं, उनके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है और मेरे परिवार की तरह से। और मैं तो उन्हीं के साथ असहज रहता हूँ। मुझे सुरक्षा लेके चलना, बहुत तामझाम करना, बहुत दिखावा करना, ये कभी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं कभी पद नहीं लेता राजनीति में, आपको मालूम है। मैंने कभी कोई चुनाव के मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं कोई विधानसभा या फलानी चुनाव लड़ूंगा। मैं इन सब झमेलों से दूर रहता था। एक अचन बहुगुणा जी के चरणों में समाज के लिए लड़ना सीख लिया था। वो लड़ाई में लड़ता रहता था और वो लड़ाई तो बिना उसके भी लड़ी जा सकती है, बिना पद के भी। तो वो मैं लड़ता रहा। मैं जीवन में आज भी मैं बिना पद के ही
समाज की लड़ाई लड़ता हूँ और मेरी सुनवाई भी पूरी होती है। ऐसा तो है नहीं कि सुनवाई नहीं होती। तो मैंने तब भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि काम बड़ा है, पद बहुत छोटा है। काम करिए, पद बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैंने कभी पद नहीं लिए, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह जी ने मुझे अपने साथ प्रदेश कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मुझे उन्होंने बना लिया था, समाजवादी पार्टी का। वो मुख्यमंत्री भी थे और अध्यक्ष भी थे। तो हमें इतना ही चाहिए था कि अपनी बात मुलायम सिंह जी तक पहुंचा सकें, वो प्लेटफॉर्म मेरे पास था। बहरहाल मैं आखिरी में अपने एसएसपी सुबेग कुमार सिंह के पास गया। उन्होंने कहा कि साहब ये तो गृह मंत्रालय के आदेश से सुरक्षा आई है, तो इसको मैं तो वापस नहीं भेज सकता। मैंने कहा मैं इसे लिखित में ले लो, मैं तो लिख के दे रहा हूँ कि मुझको ये सुरक्षा नहीं चाहिए। वो कहने लगे आप सुरक्षा वापस कर रहे हैं, पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये जो काले कपड़े वाले सुरक्षाकर्मी यहाँ ये कम है और चाहिए, घर पे अलग चाहिए, साथ चलने के लिए अलग चाहिए। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं एक गनर मेरे लिए बहुत है और वो भी ले लो तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो जनता का आदमी हूँ। और फिर मुझे ये तो बताओ कि मुझे खतरा किससे है? क्या मुझे जनता से ही खतरा है? अगर जनता से खतरा है तो राजनीति क्यों करनी? नहीं करूँगा ना, छोड़ दूंगा उसी दिन। मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ, उन्हीं के बीच रहूँगा और सुरक्षा किसी हाल में नहीं लूँगा। अल्टीमेटली उन्होंने भी यहाँ से फाइल चलवाई और वो कुछ दिनों बाद वो सुरक्षाकर्मी वापस चले गए। ये बात मैंने आपको संदर्भ के लिए बताई कि मेरा स्वभाव इस तरह का था। इसलिए मैं इन सब बातों को आज भी बहुत बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता का आदमी था। भले ही मैं समाजवादी पार्टी में था, मुलायम सिंह जी से मेरे बहुत ही करीबी संबंध थे, वो उससे स्नेह भी बहुत करते थे। लेकिन जब मेरी कौम की बात हुई, मेरे उत्तराखंड की बात हुई, तो मैंने मुलायम सिंह जी का साथ नहीं दिया, मैंने जनता का साथ दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और इसी नाते आज मैं ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1 तारीख को मैं स्कूटर पर घूमने गया, उन दिनों मेरे पास कार नहीं थी। परेड ग्राउंड के पास गया तो बसें वहाँ पर खड़ी थी। वेद उनियाल भाई भी मिले, ओमी उनियाल भाई भी मिले, बहुत से साथी मिले, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग मुझे मिले। आनंद सिंह थे, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो मिले। और बहुत सारी महिलाएं भी मिले, अपनी अपनी बसों को सजा रहे थे, बसों पर बैनर लगा रहे थे, कोई झंडे लगा रहा था, अपने अपने जो भी उनके जहाँ से वो जुड़े हुए थे वो लोग लगा रहे थे उसमें। वहाँ गया तो लोगों ने बताया हाँ काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हो गई। मैं मिल के शुभकामनाएँ दे करके आ गया। शाम को मेरी बात जिलाधिकारी से हुई तो वो कहने लगे बड़ा दबाव है दिल्ली से कि साहब ये बसें किसी तरह से रोक दो, इनको देहरादून से बाहर ना जाने दो और इनको यहीं रोक लो, और किसी तरह से ये आज की रात रुक जाएं तो कल 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर का तो एक गांधी जयंती का एक उपलक्ष्य होता है, वो एक सांकेतिक मामला हो जाता है, फिर ये टल जाएगा। भीड़ जाएगी भी तो इतनी बड़ी भीड़ नहीं जाएगी। 2 अक्टूबर को तो हर कोई गांधी समाधि में जाना चाहता था। मैंने उनको समझाया महाराज डीएम साहब ऐसा मत करिए। राकेश बहादुर जी वैसे ऐसे तेज तर्रार अधिकारी थे, समझते भी थे, लेकिन दबाव में थे, प्रेशर बहुत था। उन्होंने मुझसे साझा की ये बात। मैंने कहा राजकाज के काम है, डिप्लोमेसी से निकालिए और इनको यहाँ से जाने दीजिए। वो आखिरी में कुछ ऐसे अधिकारी जिनका एक पर्सनल लॉयल्टी थी मुलायम सिंह जी से, थे, होते सब जगह होते हैं, आज भी हैं। उन्होंने 2, 3, 4 ने ग्रुप बनाया, अधिकारियों ने, सभी अच्छे स्तर के अधिकारी थे, क्या आज किसी का नाम और पद लेना। वो आए और आकर के उन्होंने टकराव लेने की कोशिश की और रोकने की कोशिश की, मगर यहाँ से जो इनके आंदोलनकारियों के नेता थे वो बड़े समझदार थे। रणजीत सिंह वर्मा जी, शंकर चंद्रमौला जी, हमारी कमला पंत जी, सुशीला बलोनी बहन जी, कौशल्या डबराल जी भी शायद वो भी थी, अब मुझे इस वक्त पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन संभवतः वो थी। मिसिस शाह आर्यनगर वाली, बहुत बहुत सम्मान था उनका। और वो एक पवार फैमिली थी वहाँ, वो लोग। नौजवानों में हमारे वेद उनियाल भाई थे, ओमी उनियाल थे, रविंद्र जुगरान थे, और कॉलेज से जुड़े हुए, और माणिक निधि शर्मा थे, ये बहुत लोग थे। ये सब के सब यहाँ पर लगातार लगे हुए थे कि नहीं साहब हम तो जाएंगे। और बहरहाल वो इनकी हमारे शीर्ष नेताओं की समझदारी से वो जो एक टकराव था वो देहरादून के परेड ग्राउंड में टल गया और यहाँ से रैली निकल गई। रैली निकल करके
मोहंड के पास फिर एक बार कोशिश की गई रोकने की। मोहंड और बिहारीगढ़ के बीच सड़क छोटी थी वहाँ पर, आज भी बहुत बड़ी नहीं है, सड़क काफ़ी छोटी थी। उस छोटी सड़क पर ऐसे आड़े तिरछे ट्रक और कुछ दूसरे अवरोध लगा दिए गए, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी, कम थी। और यहाँ से जब बसें एक साथ चली तो वो जो नारा लगता था उससे तो पूरा आसमान गूंज उठता था। तो लड़कों में जोश था, नौजवानों में जोश था। उन्होंने उन अवरोधों को हटा दिया धक्का दे करके। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज सबको होती है कि गियर से उसको न्यूट्रल करके धक्का लगाओ तो ट्रक किनारे हो गए। पूरा रास्ता तो नहीं बना, लेकिन एक बॉटल नेक टाइप बन गई और हमारी सारी गाड़ियाँ इनकी आंदोलनकारियों की वो निकल गई, दिल्ली के लिए निकल गई, रास्ते में निकल गई। हमने समझा कि शायद अनहोनी टल गई, मगर सत्ता की जिद तो अपनी जगह थी। मुजफ्फरनगर के अधिकारियों ने, इसमें डीआईजी बुआ सिंह भी थे और एक सिंह साहब वहाँ जिलाधिकारी थे, उन सबके अपने अपने राजनीतिक आका थे उनको संरक्षण देने वाले। बुआ सिंह जी को संरक्षण था, ज़्यादा संरक्षण उनका था। काशीराम जी और मायावती जी का, सपा बसपा की मिली जुली सरकार थी, आपको पता ही होगा 1993 में जो बनी थी। और राजनाथ सिंह जी का जो संरक्षण था वो सिंह साहब को था, जो बाद में उनके संभवतः पीएस भी रहे। तो अब इन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली। इन्होंने कहा नहीं साहब, हम रोकेंगे रैली को, हम रोकेंगे। ये सब अंदर ही अंदर चल रहा था, हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। जिलाधिकारी राकेश बहादुर जी से मेरी फिर बातचीत हुई, उन्होंने कहा यार निकल ही गया यहाँ से, मोहंड भी बच गया, ठीक है, अब पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, नेताजी नाराज़ होंगे वगैरह 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 होता रहा। हमने समझा रैली निकल गई, ठीक ठाक निकल गई, कोई बात नहीं, दिल्ली तक तो पहुँच ही जाएंगे। दिल्ली में हो सकता है थोड़ा बहुत दौड़ धूप हो, दिल्ली पुलिस संभाल लेगी। लेकिन सुबह 5 बजे जिस प्रकार से मेरे पिता तुल्य मकान मालिक डीडी पुजारा साहब ने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे तभी खटका लगा कि कुछ अनहोनी हो गई। 5 बजे अंधेरा ही था लगभग। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, भैया भैया। मैं हड़बड़ा के उठा, मैंने कहा जी अंकल जी। अब क्योंकि आर्यनगर में मैं रहता था, आर्यनगर में से ही बहुत लोग गए हुए थे, महिलाएं, नौजवान, तो उनको टेलीफोन आ गए होंगे रात में ही। मेरे घर भी टेलीफोन था, लेकिन मुझे रात में खबर नहीं मिली। सच्चाई बोल दूं, मेरे अपने पार्टी के लोगों से मेरे संबंध कड़वाहट भरे उन दिनों हो चुके थे, तो उनको सूचना मिल भी गई होगी, तो मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये प्रतिक्रिया बड़ी ख़राब देगा। तो मेरे पारिवारिक संबंध हैं, आज भी है। हम सब परिवार के सभी लोग भाई बहन की तरह ही रहते हैं। मैं उसमें कोई फ़र्क रिश्ते में नहीं आया। लेकिन अब वो थी, अपने अपने राजनीतिक के उद्देश्य थे, उनको लेकर के हमारे पार्टी के बहुत से लोग मुलायम सिंह जी को ही उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते थे। जो उनकी नीति थी उत्तराखंड के प्रति, वो उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। मैं उनमें से नहीं था। मैंने कहा मुलायम सिंह जी पार्टी और पार्टी की विचारधारा के लिए जी जान लगा दूंगा, लेकिन जब मेरी कौम की बात आएगी, जब उत्तराखंड राज्य के सम्मान की बात आएगी, वहाँ मैं अपने राज्य के साथ खड़ा होऊंगा। इसको मेरी कमजोरी समझिए, इसे आप जो समझिए। और वो जानते थे, मुझे देखते ही पूछते थे कि वो कैसा है तुम्हारा आंदोलन। हमने कहा ये आंदोलन आप ही का चलाया हुआ है, आप ही ने हमको सबसे पहले रथ दिया। वो रथ, उसे आप रथ बोलते थे, वो जो इतनी बढ़िया बस आपको देवीलाल जी ने कानपुर में भेंट की थी 1989 का जनता दल की सरकार बनाने के वक़्त। तो आपने उसमें घूम घूम के सरकार लाए थे आप, तो वो आपने हमको दिया, वो किसी और को तो आप देते भी नहीं थे। तो हमने तो वो रथ पूरे उत्तराखंड में हमारी पार्टी के लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने घुमाया और घुमा करके उत्तराखंड राज्य की बात कही। तो अब आप क्यों विरोध कर रहे हो इसका? मेरा स्टैंड ये था। बाकी लोगों ने कहा कि ठीक है नेताजी, कोई नहीं, 17-18 सीटें हैं यहाँ पर, इसका नुकसान भी हो जाए, लेकिन बाकी जगह आप जीत करके आइए। हमारा ये था कि साहब हमारी कौम को गाली दे करके हम आपका साथ नहीं देंगे। आप हमारी कौम का सम्मान करिए, हम आपके साथ जान लड़ा देंगे, आपके साथ हम आपका पूरा साथ देंगे। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। मेरा ये स्टैंड था। मुझे किसी ने नहीं बताया। रात को सुबह उठ के, आर्यनगर में मेरे बहुत मित्र हैं, आज भी मेरा
पारिवारिक संबंध में कई वर्षों आर्यनगर के 3-4 अलग अलग मकानों में किराए पर रहा, बहुत लंबे समय किराए पर रहा मैं। और ये मकान भी मेरा वही एक कमरा पीछे एक कमरा और उसके बाद रसोई, इतना सा ये भी घर था। और उसमें पूरे दिन सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मेरे पास मिलने वाले लोग आते रहते थे। तो मुझे बड़ा आनंद आता था क्योंकि लोगों की मदद होती थी। हम मुलायम सिंह जी के पहले लोगों में से थे, इसलिए प्रशासन हमारी सुनता था। लेकिन ये मामला, इसमें मुलायम सिंह जी अड़ गए, पता नहीं क्यों अड़ गए, इसमें नहीं सुनी उन्होंने। फिर खबरें आने लगी कि साहब रात को वहाँ रामपुर तिराहे पर रोक लिया गया बसों को, बहुत कहा सुनी हुई, नारेबाजी हुई, फिर पुलिस की तरफ से डंडे चले, फिर हमारे बसों की जो हेडलाइट्स जला करके जो आगे से पुलिस को देखा जा रहा था, पथराव भी हुआ होगा, करते हैं सभी, पथराव भी होता है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग रैली को अपने संवैधानिक अधिकार को, वो भी महात्मा गांधी की समाधि पर कहने के लिए जा रहे हों, तो अगर उनको रोकोगे तो उग्र होना स्वाभाविक है। वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो कोई, मैं उसके लिए किसी को दोषी नहीं मानता। तो हमारे छात्र भी, नौजवान भी उग्र हो गए होंगे, उन्होंने कहा हुआ था हमको रोक क्यों रहे हो, हमको रोक के आप रात में हमारा समय यहीं ख़राब करना चाहते हो, फिर हम गांधी समाधि कब पहुँचेंगे। तो ऐसे करके जब पुलिस ने लाठीचार्ज चालू किया, हमारे लोग सीढ़ी लाइट जला करके, गाड़ियों की हेडलाइट जला करके पुलिस को देखते थे कहाँ है पुलिस, और फिर पुलिस ने हेडलाइट्स तोड़ दी बसों की ताकि घुप अंधेरा हो जाए, और वही हुआ। उसके बाद भी नौजवान इकट्ठे होकर के सामने सामने जाते थे। अब बसों की सबके अंदर अंदर की लाइटें तो लगभग जली भी हुई थी, और बस के ड्राइवर्स वो भी बहुत गुस्से में आ गए। बस ड्राइवर, बस मालिक, उन्होंने अंदर की लाइटें तो जला रखी थी सबकी ताकि बाहर दिखे, तो इतनी रोशनी में ही सब नज़र आ रहा था। उसके बाद पुलिस की तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई, छात्रों को, नौजवानों को गोलियां लगती थी, और वो कहते थे तो गोली लगी तो है लेकिन खून नहीं आया। तो मालूम चला कि साहब ये तो रबर बुलेट्स है। तो नौजवानों को लगा रबर बुलेट से कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा होकर के नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, बैरिकेडिंग को हटाओ। और उसके बाद पता नहीं कब बिना चेतावनी के पुलिस की तरफ से असली गोलियां, गन शॉट्स शुरू हो गई। और पुलिस की गोली आप जानते हो 303 की गोली कितनी खतरनाक होती है, और वो गोलियां हमारे नौजवान साथियों ने अपने सीने पर खाई। वो नौजवान साथी एक हाथ से अपने जख्म पर हाथ रख के, दूसरे हाथ से अभी दो आज दो, उत्तराखंड राज दो का नारा लगाते लगाते इस दुनिया से विदा हो गए, अपनी सर्वोच्च कुर्बानियाँ दे दी। सुबह जिलाधिकारी को फ़ोन करा कि महाराज क्या हुआ ये, तो कहने लगे बहुत ख़राब हो गया, बहुत लोग मर गए। उनके पास अपुष्ट खबरें थी, पुष्ट तो नहीं थी। उन्होंने 10-12 लोग तो शुरू में बता दिए इतने मर गए हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने घायल बताए, और उन्होंने बताया बहुत सारे लोग लापता हैं। और बहुत देर तक ये अफवाह भी चलती रही, अफवाह ही थी या सच्चाई थी, क्योंकि लापता तो आज भी लोग हैं कि लाशों को गंग नहर में फेंका जा रहा है। पुलिस उठा के ट्रकों में भर के पीएसी पुलिस मिल करके मृतकों की लाशों को गंग नहर में फेंक रही है। ये अफवाह भी बहुत देर तक चली, और उनमें से कितने फेंके गए कितने नहीं फेंके गए ये मैं आज मैं कंफर्म नहीं कर सकता। फिर जब ये बात सुनने में आई कि महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, तो मन घृणा से भर गया, बहुत उदास था मन। मेरे साथियों ने कहा कि किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। आर्यनगर में मेरी बहुत मित्रता थी, मेरे बहुत शुभचिंतक थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और सच कह रहा हूँ आपसे, मैंने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी अपनी, मैंने वो भी अंदर ताले में रखवा दी। मैंने कहा नहीं, आज ये मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए। आज जनता जो करेगी वो मंजूर है, क्योंकि हुआ बहुत बुरा है, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा। मैंने स्कूटर उठाया सबके मना करते हुए, और मैं जनता के बीच में चला गया। वहाँ मुझे ओमी उनियाल भी मिले, मुझे वेद उनियाल भी मिले। ओमी उनियाल के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। उन्होंने घायलों और मृतकों को उठा करके रुड़की मोर्चरी में भी पहुँचाया, अस्पताल भी पहुँचाया। और मुझे वहाँ सरदार नरेंद्र सेठी मेरे अच्छे मित्र थे, उन्होंने भी मुझे कुछ फ़ोटोएँ दिखाई, जिस फ़ोटो में मेरे अपने ही बीच के लोग, हमारे ही अपने साथी मृतक थे। अजय गुलाटी, ये बड़े अच्छे पत्रकार, फोटोग्राफर थे,
हमारे देवकीनंदन पांडे, फिर मुझे ये मिले, इन्होंने मुझे फोटो दी, सुरेंद्र अग्रवाल मिले, ये सब आंदोलनकारी थे। वहाँ ये गोलियाँ चलती हुई, लेकिन मुझे किसी से कोई डर भी नहीं था और मुझसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार भी नहीं किया, और मुझे पूरी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और सब ने एक मित्र की तरह, एक साथी की तरह मुझे सारी बातें बताई भी। मेरा दिल भर गया, मेरा दिल बैठ गया उस दिन। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या हो गया। इसी अनहोनी को टालने की हम कोशिश कर रहे थे, और ये अनहोनी टल सकती थी। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि ये अनहोनी टल सकती थी अगर हमारे सारे साथी मिलकर एक बार मुलायम सिंह जी को ये बात समझा देते कि साहब नहीं, जो सुभाष कह रहा है वो ठीक है, वो जाने दो, रैली को जाने दो, रैली को रोकने की परंपरा नहीं है, रैली को दिल्ली जाने दो। उत्तराखंड के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं, खटीमा में कोई हिंसा नहीं करी, उत्तराखंड के लोगों ने अपने साथियों की लाशें उठा कर ले गए, पुलिस पर हाथ नहीं उठाया। मसूरी में किसी ने पुलिस पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने पौड़ी में इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, किसी ने वहाँ पुलिस पर हाथ नहीं उठाया। तो हमारे लोग हाथ नहीं उठाते पुलिस के ऊपर, सभी बड़े राष्ट्रवादी हैं और सभी बहुत अनुशासन से रहने वाले लोग हैं। भूतपूर्व फौजी भी यहाँ अधिकांश हमारे लोग में, और वो आंदोलन में भी शामिल थे, तो हाथ नहीं उठा इधर से। तो अगर ऐसी बात कह देते, और मुलायम सिंह जी भले ही आज उनके हमारे रास्ते तब से अलग ही हैं, लेकिन मुझे मालूम है वो अगर प्यार से समझाते ना उनको सब लोग मिल करके, तो वो मान भी जाते। वो इतने भोले भी थे, ये मत समझिए मैं उनका यहाँ पर तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये गलती हमारे पक्ष से हुई, हमारे लोगों की तरफ से हुई। सब मिल के बोलते तो वो मान जाते थे। कितनी बातें थी जिन पर उन्होंने अड़े रहे, और जब हमने सब ने मिल के कहा तो कहने लगे चलो सब कह रहे हो तो ठीक है, वो मान जाते थे इस बात को, मगर कोशिश ही नहीं हुई। यहाँ पार्टी के अंदर पता नहीं कौन सी एक अजीब सी, कुछ लोग मुझसे असुरक्षा महसूस करने लगे थे, मुझसे घबराने लगे थे कि साहब ये पब्लिक के बीच में क्यों आता है, ये जनता के बीच में क्यों जाता है। वो उनको लगता था मैं प्रोटोकॉल तोड़ता हूँ। मैं तो कोई पद में ही नहीं था, प्रोटोकॉल काय का मुझ पर लागू होगा। मैं तो जनता के बीच में सीधा जाता था, लोग मुझसे जुड़ते थे। बहरहाल ये सब हुआ उस दिन। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, महिलाओं से दुराचार की खबरें मिली, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने किस तरह हमारी महिलाओं की मदद करी। वहाँ पर मैंने लोगों से व्यक्तिगत तौर पे पूछा, मेरा वहाँ लोगों से संपर्क था, लोगों ने बताया कि हाँ महिलाओं के अधो वस्त्र यहाँ मिले हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, अंधेरे की आड़ में बहुत सारे लोगों ने, और कौन होंगे वो पुलिसकर्मी के अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते, उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया। उसका भी गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते मैं हाथी बड़कला भी गया, जिलाधिकारी लगातार मुझे कन्फर्मेशन देते जा रहे थे कि अब इतने मर गए, अब इतने घायल हैं, अभी इतने हॉस्पिटल में हैं, अभी 2 गंभीर हैं, और उनको लाने ले जाने का एक अंतहीन सिलसिला। मनोरमा शर्मा जी भी मुझे मिली, वो भी संभवतः उन्होंने 1-2 एम्बुलेंस कर रखी थी, उनके साथ बड़ी टीम महिलाओं की थी। इस तरह से जिसके बस का जो था वो उसने किया। घर आकर के मैं बहुत 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 उदास था, बहुत निराश था। उसके बाद 3 तारीख को जो इसकी प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया में कैसे करके मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार खतरे में आ गया था, जान का खतरा था उन्हें, मैं उसका गवाह हूँ। ये बिल्कुल अनकही अनसुनी बात है। ये मैं आपको, क्योंकि ये घटना 3 तारीख की है, 3 तारीख को जो प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से महानगरों में हुई, उसका पूरा आंखों देखा, अनसुना, अनकहा विवरण मैं आपको कल बताऊंगा। लगभग इसी समय मैं आज बहुत भारी मन से आप लोगों से विदा लेता हूं, और इस वायदे के साथ कि कल अपने दिल की बात बहुत ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में वो अनकही अनसुनी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक बार फिर से उत्तराखंड के शहीद अमर रहे।